यदि आप लाल किताब के नोट्स बनाते हैं, ठीक है, या आप स्वयं लाल किताब लिखते हैं, मान लो आपने 10-20 लाल किताब पढ़ी, आपका मन हुआ कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं लिखना चाह रहा हूं, तो उसका कवर पेज हमेशा बिना चमकीला लाल रंग ही होना चाहिए। यानी चमक वाला लाल रंग का पेपर आप लाल किताब पे यूज नहीं कर सकते, मैट फिनिश में चलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे रंग का आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते हो। लाल किताब का कवर पेज लाल ही होना चाहिए। इस लाल होने के पीछे दो लॉजिक है। पहला मैंने आपको बताया था अरुण संहिता से। अरुण संहिता से अगर हम बात करते हैं तो जो सूर्य की प्रथम लालिमा है वो अरुण है, और लाल किताब को हम अरुण संहिता भी कहते हैं। और यदि हम पंडित रूपचंद जोशी जी की बात करते हैं तो उस समय वो भारत में अकाउंट्स के पद पर थे जब अंग्रेजी सरकार थी। तो उस समय अकाउंट्स के जो रजिस्टर थे वो रेड कलर के हुआ करते थे, और जब उन्हें कोई रूहानी शक्ति बताया करती थी तो वो रूहानी शक्ति की जो भी कैलकुलेशन थी वो जो जिस रजिस्टर में वो लिखते थे वो लाल रंग का था। इसलिए बेसिकली लाल किताब में अपने सारे नोट्स लाल कलर के कवर पेज वाली बुक में बनाने के लिए कहा गया है। क्लियर है? सेकंड चीज, लाल किताब को बिना समझे, ठीक है, बिना उसके पूरे बारे में पूरी जानकारी एकत्रित किए बिना, ठीक है, यानी आपने उसको समझा भी नहीं, पूरी जानकारी आपको उसमें कलेक्ट करनी है पहले, ठीक है, किसी भी प्रकार के वहम में आना या मनमाना ढंग अपनाना या फिर भ्रम फैलाना बिल्कुल गलत होगा। आपने किसी से सुन लिया, किसी ने कह दिया लाल किताब नहीं करनी चाहिए, लाल किताब करने से ऐसा हो जाता है, इसके साथ में वैसा हो जाता है, इस प्रकार के ऐसे कोई भ्रम आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। स्पष्ट इंडिकेशन है लाल किताब में। अहम और वहम का लाल किताब में कोई इलाज नहीं है। यदि व्यक्ति को अहंकार का रोग लग गया, यदि व्यक्ति को वहम का रोग लग गया, तो लाल किताब में इसकी कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है। क्योंकि संसार में सबका इलाज है, एक मौत और एक वहम का कोई इलाज नहीं है। मौत के बारे में आप ये याद रखें कि मौत जो है वो एक ना एक दिन सभी को आनी है। मौत आपका अंतिम सत्य है, एक दिन हम सभी को उसके साथ में साक्षात्कार करना है। तो मौत आएगी ही आएगी, अटल है, आप किसी की मौत नहीं टाल सकते, ठीक है। लाल किताब ज्योतिष की एक गूढ़ विद्या है। इस विद्या का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए इस ज्योतिष को उर्दू और फारसी में लिपिबद्ध तरीके से लिखा गया है। साथ ही कोई भी चीज को क्रमवार नहीं रखा गया है। यदि आप खुद लाल किताब खरीद के लाते हो बाजार से तो उसमें कोई भी चीज आपको सिस्टमेटिक नहीं मिलेगी, क्योंकि लाल किताब में किसी भी चीज को क्रम में रखा ही नहीं है। पहले क्या आ जाएगा, फिर लास्ट में जाके सेकंड पॉइंट आएगा, फिर बीच में जाके थर्ड पॉइंट आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, यार ये बुक बनाने वाले ने इसको इतना इम्बैलेंस क्यों कर रखा है। तो ये इस विद्या के अंतर्गत पहले से ही सोच समझ कर किया गया है, ठीक है। इससे हर चीज को फरमान और अरमान के अंतर्गत लिखा गया है। जो भी इसमें लिखा गया है वो अरमान और फरमान के अंतर्गत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस विद्या के जानकारों का मानना था कि जब कोई व्यक्ति पूरी आस्था से इस विद्या का अध्ययन करेगा तो ये अपने भेद खुद ब खुद उजागर करती जाएगी। यानी ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होगा जो ये बुक आपको नहीं बताएगी, ये खुद बताएगी। बट बताएगी कब? जब आपकी आस्था होगी। एक बात हमेशा याद रखो, यदि आपकी आस्था, मतलब कहते हैं कि यदि हमारे पास में एक आस्था है तो फिर बंद दरवाजे में भी रास्ता है। जीवन में आस्था कमजोर नहीं होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ठीक है। लाल किताब ज्योतिष उपचार से ज्यादा सावधानियों पर जोर देती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते हैं हमने लाल किताब की सारी रेमेडीज फॉलो की है, हमने रेमेडीज की है। बट लाल किताब में रेमेडीज करना तो बहुत इजी है, लेकिन जो उसकी प्रिकॉशंस है ना उन्हें फॉलो करना बहुत टफ है। लाल किताब में अगर आपने प्रिकॉशंस को फॉलो कर लिया तो मैं आपको 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपको कोई भी ग्रह कभी भी परेशान नहीं करेगा। कोई भी ग्रह, सिंगल प्लेनेट, चाहे आपकी किसी भी प्लेनेट की दशा हो, चाहे वो आपका योग कारक हो, चाहे वो अकारक हो, चाहे वो बाधकेश हो, वो कोई भी प्लेनेट हो, पर कंडीशन क्या है, आप उसकी प्रिकॉशन को फॉलो कीजिए। ये हमें स्पष्ट बताती है कि यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है तो आपके साथ ऐसा होगा। ऐसे में यदि आप सावधानियों का पालन किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकता है, उसकी सारी चीजें प्रोग्रेसिव मोड पे आ जाती है, ठीक है। और जो कुछ घटने वाला है उसके घटने से अपने जीवन को प्रभावित होने से बचा सकता है।
पर कुछ लोग इस रहस्य को नहीं समझते। वे अपने अंतर मन में कई प्रकार के वहम पाल लेते हैं और डरकर पीछे हट जाते हैं। तो कुछ अपने अहम में अवमानना करते हैं। उन्हें लगता है कि भला धर्म के कार्य से किसी को कैसे नुकसान हो सकता है। देखो, लाल किताब में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग आपके पास आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ये नोट भी कर सकते हो आप। लोग आपको आके कहेंगे कि भाई साहब, मैंने इतना धर्म किया है, इतना पुण्य किया है, और मैं इतना दुख भोग रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने खूब लोगों के लिए प्याऊ बनाए हैं, खूब लोगों के मंदिरों में दान किए हैं, डोनेशन किया है, ये किया है, वो किया है। तो लाल किताब में ये कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे चंद्रमा यदि छठे घर में है या छठे घर से चंद्रमा का संबंध बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पानी का डोनेशन नहीं करना है। वो किसी को पानी नहीं पिला सकता है। और आप जब कुंडली देखोगे तो ऐसा व्यक्ति सबको पानी पिला रहा होगा, और वही काम उसे नहीं करना है। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा काम लगातार करेगा तो पैसे पैसे से परेशान हो जाएगा, हर तरीके से उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो लाल किताब में ये प्रिकॉशंस हैं कि वो पहले से आपको बता रही है कि ईश्वर ने आपके द्वारा कौन से कर्म तय किए हैं। आप अपनी कुंडली को उससे जजमेंट कीजिए और फिर उसके बाद में निर्णय लीजिए कि ये कर्म मेरे करने का है। ठीक है, इसके बाद समझिए, लाल किताब में ऐसे नियम, ऐसी सावधानियां जिन्हें बिना अच्छे से समझे उनके बारे में कुछ भी मान लेना भी आपके अंदर अहम और वहम को स्थान देगा। और अंत में व्यक्ति अहम और वहम में पड़कर कोई निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिसे अहम और वहम का रोग है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप में ईगो की प्रॉब्लम है तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, और आपको बात बात पर इल्यूजन है, वहम आते हैं, तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? तीसरी बात, लाल किताब ज्योतिष, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और लक्षण विचार पर आधारित है और कंप्लीटली पोएट्री फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, मतलब आप समझो कि लाल किताब को जो हम कुंडली बना रहे हैं ना, इस फॉर्म में लाल किताब नहीं है। लाल किताब तो एक्चुअल में हस्तरेखाएं, आपके चेहरा और लक्षण विचार को ध्यान में रखकर लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, उसके आधार पर ही हम कुंडलियों का निर्माण करते हैं और कुंडलियां बनाते हैं। आगे देखो, लाल किताब ज्योतिष एकमात्र ज्योतिष है जो कहती है कि यदि आपको इसमें कोई कमी लगती है तो आप निश्चिंत होकर बताइए, ये अपने अंदर सुधार के लिए पूरी तरह भी तैयार है। यानी पंडित जी ने यहाँ एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, और वो ये रखा है कि यदि आपको लगता है जी ये तो गलत है, तो उसका तर्क आपका जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसका समाधान भी यहाँ पर संभव है। ठीक है, इस ज्योतिष को सीखने के लिए आपको सामान्य ज्योतिष जैसे पाराशर या फिर जिसे वैदिक हम कहते हैं, उसका थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा उन दोनों का ज्ञान है तो वो आपके लिए एक बेटर रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये एकमात्र ज्योतिष की ऐसी पद्धति है जिसमें आप किसी भी कुंडली की दुरुस्ती कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि ये कुंडली सही है या नहीं है, 10 मिनट आगे, 10 मिनट पीछे, 2 मिनट आगे, 2 मिनट पीछे, तो इसमें सिम्टम्स से आप चेक कर लेते हो। बाकी के अंदर हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, लेकिन लाल किताब का जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाला प्रोसीजर है ना, वो सबसे इजीएस्ट मेथड है। इसमें बहुत आसानी से हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं किसी व्यक्ति की। ठीक है, मतलब आप कुंडली में ग्रहों को देखकर सामने वाले से क्रॉस कंफर्म करके कुछ क्वेश्चंस पुट अप करके पूछ सकते हो कि कुंडली जो है वो कौन सा ग्रह किस हाउस से बोल रहा है। पर्टिकुलरली जो व्यक्ति ने आपको टाइम दिया है वो टाइम ठीक भी है या नहीं है। हो सकता है उसके दिए हुए टाइम में कोई प्रॉब्लम। इसमें भी ध्यान रखने की बात यह है कि ज्योतिषी स्वयं की कुंडली के ऊपर पहले नियम नहीं लगाए। आपको हमेशा याद रखना है कि लाल किताब में आप जो कुछ सीखो ना, जितना सीखो, जब तक आपकी लाल किताब की जर्नी पूरी कंप्लीट नहीं हो ना, तब तक गलती से भी अपनी कुंडली मत देखना। अगर आप खुद की कुंडली में वो प्रिंसिपल्स लगाने लग गए तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। या तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, ठीक है, या फिर आप बहुत ज्यादा डर जाओगे। तो आप दोनों परिस्थितियां अपने लिए क्रिएट मत करना। ठीक है, अन्यथा आप विषय से भटक जाओगे और आपका उद्देश्य जो होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो